हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी तक आप सभी के रमज़ान कैसे जा रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। आपके सिटी में मतलब आप कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हो, आपके यहाँ पर मौसम कैसा है, गर्मी वगैरह पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई में तो मौसम काफ़ी अच्छा था। शुरुआत के 5-6 रमज़ान मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ही अच्छा। मतलब जैसे उससे पहले थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, बट उसके बाद 5-6 रमज़ान बहुत अच्छा मौसम था। बट फ़िलहाल 1-2 दिन से फिर इतनी गर्मी पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पर। तो ना सच में दिन भर तो जब धूप निकली होती ना, बहुत कड़क धूप और बल्कि बहुत गर्म हवाएं चल रही है, तो सही में दिन भर तो बहुत ही गर्मी हो रही होती है। तो बस खैर देखिए, यहाँ पर सहरी का टाइम हो रहा था, हम कर रहे थे सहरी। हम लोग जैसे मैंने बताया है पहले भी कि मैं 4 बजे उठती हूँ, पहले थोड़ी सी तहज्जुद वगैरह अदा करती हूँ, उसके बाद हम लोग सहरी करते हैं। तो बस जैसे ही यहाँ पर सहरी का टाइम हुआ था तो हम सहरी करने के लिए बैठ गए थे। वैसे तो आज हमारी सहरी ना हमने बहुत पहले से डिस्कस कर ली थी, मतलब रात में सोने के टाइम पर हमने डिस्कस कर ली थी कि हम सुबह में ना सांभर वड़ा इडली वगैरह खाएंगे। क्योंकि वो क्या हुआ था ना, मैंने रात में डिनर नहीं किया था। ऐसा रमज़ान में अक्सर हमारा रूटीन ऐसे ही होता ज़्यादातर कि ना, अगर इफ्तारी बहुत हैवी हो जाती ना तो हम लोग क्या करते हैं, डिनर नहीं करते और फिर डायरेक्ट सहरी करते हैं और सहरी थोड़ी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो ऐसा हमारा रमज़ान का रूटीन होता है। अगर हमने रात में डिनर कर लिया है तो फिर हमारी सहरी थोड़ी सी लाइट होती है, क्योंकि वो नहीं खाने होता है ना एकदम से पूरा रात में। और डिनर हमारा इशा के बाद में ही होता है, जब इशा की नमाज़ पढ़ के तरावी पढ़ के आ जाते ना मेरे हस्बैंड, तो उसके बाद ही मैं डिनर करती हूँ। बच्चों को तो मैं पहले ही खिला देती हूँ, 10 बजे के आसपास मैं बच्चों को खिला देती हूँ। बट जब भी तरावी पढ़ के आते हैं ऑलमोस्ट 11 बज जाते हैं, तो उसके बाद हमारा डिनर होता है। तो उस टाइम पर अच्छा खासा डिनर खाने के बाद में फिर सुबह 4 बजे उठ के तो खाने इतना मतलब नहीं होता ना। तो इस वजह से हम अगर डिनर अगर हैवी हमारा हो गया तो फिर हम लोग सहरी बहुत लाइट करते हैं। और वो लाइट ऐसे ही कि हाफ़ फ्राई ऑमलेट वगैरह हो गया, या फिर केला हो गया, या फिर दूध रूह अफ़ज़ा हो गया, या फिर दूध के अंदर ना वो यहाँ पर बटर आती है ना गोल गोल, वो तो वो डाल के खा लिया, या दूध सेवइयाँ वगैरह हो गई, कुछ भी मतलब ऐसा ऐसा कोई भी हम चीज़ ले लेते हैं। तो वो हमारी एकदम लाइट सी सहरी होती है। और बाकी अगर कुछ हैवी मतलब जैसा खाना है कि भाई हाँ चलो रात में डिनर नहीं किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने डिनर बनाया होता है या तो हम वही सहरी पे खा रहे होते हैं, या फिर कुछ भी पराठा अंडा वगैरह या वॉटेवर जो भी हमारा मूड होता है। तो इस तरीके से हमने रात में जब डिनर नहीं किया था तो हमने रात में डिसाइड किया था, हमने बोला चलो क्या खाएंगे। तो फिर पहले तो हम सोच रहे चलो जो डिनर में बनाता हम वही खा लेते हैं। तो बट फिर मैंने बोला नहीं, मेरा वो खाने का एक्चुअली रात में डिनर में ना मैंने बनाया था चिकन की लेग पीस का ना कौरमा बनाया था, सिर्फ लेग पीस का। तो वो हमारा मेरा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। मैंने बोला नहीं, मुझे सुबह सुबह उठ के ना कौरमा नहीं खाना है, आप एक काम करना सुबह में ना मेरे लिए इडली ला देना। यहाँ पे मिलती है वो रात में ना, जहाँ से हम लोग इडली लेकर आते हैं रात में 2 बजे लगाते हैं और सुबह के 10 बजे तक लगाते हैं। तो मैंने कहा आप एक काम करना वही लेकर आ जाना। तो फिर खैर ये वही लेकर आए थे। तो हमारी सहरी दोनों की उसी से हुई। मैंने इडली खाई थी और इन्होंने मेंदू वड़ा, जिस तरह मेंदू वड़ा ही खाते हैं, और मतलब नहीं ये मिक्स लेकर आए थे अपने लिए, 2 वड़े और 2 इडली, और मैंने अपने लिए सिर्फ इडली मंगाई थी। तो ये हमारी सहरी हो गई। बस फिर उसके बाद सो गए थे। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद सो जाते हैं। फिर उठने के बाद में बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद में अपना थोड़े से काम होते हैं, फिर तिलावत वगैरह होती है। मतलब सुबह से जिस टाइम पे मैं उठती हूँ 11 बजे उठती हूँ सुबह में, सोने के बाद में फजर के बाद में, और 11 बजे से लेकर मेरे ख्याल से 4 बजे के आसपास तक, क्योंकि 11 बजे के बाद में पहले बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने का होता है, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, 2 बज जाते हैं उस बीच में। फिर 2 से 4 के बीच का टाइम होता है जब मैं कुरान शरीफ की तिलावत करने बैठती हूँ। फिर 4 बजे के बाद से लेकर मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन करने लगती हूँ इफ्तारी के लिए। और फिर उसके बाद में जैसे 5 बज जाते हैं, असर का टाइम हो जाता है, फिर असर पढ़ के फिर मैं अपना बस फिर तो इफ्तारी में लगना ही लगना है, फिर कोई टाइम नहीं बचता। तो बस इसलिए मेरा रूटीन थोड़ा सा ऐसा होता है। तो बस ये यहाँ पर शाम के वक्त की बात थी, हम बाहर आए हुए थे कुछ सामान लेने के लिए, इफ्तारी के लिए ही लेने आए थे। मतलब एक्चुअली थोड़े से फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, हम वो लेने के लिए आए थे। तो हमने बोला चलो एक मार्केट का पूरा चक्कर लगा कर आते हैं, देखते क्या क्या मिल रहा है। इफ्तारी के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती है, सच में मज़ा आ जाता है बाहर मार्केट में निकल कर। चारों तरफ लोगों की भीड़ ही भीड़, और एक से एक वैरायटीज़ आपको मिलती है बाहर यहाँ पर मुंबई में स्पेशली। अगर आप लोग मुंबई से मेरे व्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हाँ यहाँ पर इस तरीके से इफ्तारी के टाइम पर बहुत सारी वैरायटीज़ आपको बाहर मिलेगी। तो बस फिर बाद में हम सामान वगैरह मतलब फ्रूट्स वगैरह लेकर हम आ गए थे घर पर। और फिर यहाँ पर मैं बनाने लगी थी इफ्तारी के लिए पकौड़ी, और यहाँ पर मैं बना रही थी आज मूंग दाल की पकौड़ी इफ्तारी में। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में उसकी रेसिपी शेयर की जाए। बहुत आसान सी और बहुत मज़ेदार भजिया लगती है ये ना। मतलब एक तो ना तेल कम एब्जॉर्ब करती है, और बाकी दाल की है तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, और टेस्टी भी बहुत मतलब मुझे तो बहुत मज़ेदार लगती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आप लोगों को उसकी रेसिपी भी दिखाई जाए। ये देखिए हमारे घर में दही बड़े ना इतने, मतलब हर दूसरे दिन हमारे घर में दही बड़े बन रहे हैं फ़िलहाल भी, क्योंकि ना सच में बहुत पसंद आता है। दही की वजह से ना ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं, क्योंकि ठंडी भी होती है और अच्छा भी रहता है, दही के काफ़ी फ़ायदे हैं। तो ना उस वजह से हमारे घर में दही बड़े हर दूसरे दिन ज़रूर बनने हैं हमारे घर में, मतलब ना रमज़ान के दिनों में।
और इतने सॉफ्ट बनते हैं ना, सच में वाक़ई में खाकर मज़ा आ जाता है। तो बस देखिए यहाँ पर ये ना मूँग की दाल को ना मैंने ना दोपहर में भिगा लिया था 2 बजे के आस-पास, और ये अब मैं 5 साढ़े 5 बजे के आस-पास इसको पीस रही थी। मतलब 4 घंटा का मिनिमम आप इसको भिगा लें, और इसको ना अच्छे से पहले वॉश कर लें, और वॉश करके भिगाएँ। भिगाने के बाद में वॉश नहीं कर, वरना इसका पूरा छिलका ना आपका धुलने में उतर जाएगा। तो इसलिए ना पहले अच्छे से वॉश करें, फिर उसको भिगा दें। और उसके बाद में ना इसके अंदर थोड़ी-सी जितना आपको तीखा खाना पसंद है उतनी आप इसमें हरी मिर्ची डालें, और जितनी आज जैसे आप मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब दाल भिगाई थी, तो मैंने इसके अंदर ना 6-7 लहसुन की कलियाँ डाली हैं। बाकी अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप उसमें लहसुन ज़्यादा डालें, बल्कि अगर चाहे तो थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। मैंने नहीं डाला, फिर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और मैंने ना इसके अंदर ना रेड चिली पाउडर नहीं डाला है। अगर आपको रेड चिली पाउडर इसके अंदर डालना है ना, तो आप हरी मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें, मतलब दोनों का बैलेंस करके डालें। फिर आपको ना जितना ज़्यादा तीखा ना हो जाए, उस हिसाब से आप अपने हरी मिर्ची या लाल मिर्ची जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं वो डालें। और इसमें फिर मैंने थोड़ा सा धनिया डाला, और धनिया जो है ना मैंने इसमें कूट के डाला है, मतलब धनिया की पीसेस दिखने चाहिए। और ना आपको धनिया भी इसमें कूट के ही डालना है, पाउडर नहीं डालना है इसके अंदर। तो उससे भी ना इसका स्वाद डबल हो जाता है, मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है इसके अंदर। और जब आप इसको पीसें ना दाल को, तो उसको एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना बिल्कुल भी, जैसे हम दही बड़े के लिए जैसे हम दही बड़े बना रहे होते ना, तो उसमें तो एकदम बारीक पेस्ट होना चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी दाल थोड़ी सी ना खड़ी रहनी चाहिए। तो जब खाओ ना, तो आपके मुँह में दाल का पीसेस आना चाहिए, तो उससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको पीसना है। और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहा, मतलब बिल्कुल भी तो नहीं, मतलब लेकिन थोड़ा बहुत रह जाए तो चल जाएगा। बट अगर पानी ज़्यादा रहा ना, तो आपकी सारी दाल ना टूट के बिखर जाएगी, मतलब ना आपको ना इसकी भजिया प्रॉपर बनेगी नहीं। जैसे देखो मेरे इसमें ना दाल में पानी रह गया था, तो देखो साइड में से इसकी दाल निकले जा रही है ना, तो इस तरीके से निकल जाती है। बट कोई नहीं, थोड़ी बहुत तो निकलती है, बट लेकिन ज़्यादा पानी वगैरह डालकर मतलब मत पीसना, मेरा कहने का मतलब ये है। और बस इस तरीके से मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाली है, और नमक, और बस अदरक लहसुन अगर आप डालना चाहें, मतलब अदरक अगर आप डालना चाहें तो डालें, तो लहसुन और हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर और धनिया कुटा हुआ, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर या ज़ीरा डालना चाहते हो तो आप डालो, अदरवाइज़ आप स्किप कर दो। इस तरीके से ना आप इसकी भजिया बना लें, और उसके अंदर प्याज ऐड कर लें, या बिना प्याज की भी बना सकते हो, वैसे भी मज़े की लगती है। तो इस तरीके से ये वाली भजिया बनती है, और बहुत टेस्टी लगती है, वाकई में बहुत मज़ेदार लगती है। कम तेल में बनती है, मतलब तेल बहुत कम एब्जॉर्ब करती है। कम तेल में बनने का मतलब ये है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़रा सी तेल में आप इसको बनाना शुरू कर दो। भजिया, पकौड़ी या आप फ्राई वगैरह कुछ भी करें, तो उसके लिए आप अगर फ्राई करो ना, जैसे डीप फ्राई करो, तो उसके लिए तेल अच्छा खासा होना चाहिए। बट लेकिन जैसा बेसन की भजिया अगर हम बना रहे होते हैं, तो बेसन बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब करता है। बट उसके बदले में ये वाली जो भजिया होती है ना, पकौड़ियाँ होती है जो मूंग दाल की, इसमें ना तेल बहुत कम अब्जॉर्ब होता है, तो ना इसलिए ज़्यादा सही लगती है। मतलब हमारे घर में ज़्यादातर बनती है रमज़ान में ना भजिया, जैसा बेसन की थोड़ी सी कम बनती है, और दाल वगैरह की ज़्यादा बनती है। मूंग दाल की हो गई, या इसकी मूंग की ना येलो वाली दाल होती है उसकी हो गई, या फिर चने की दाल की हो गई, तो ये वाली ज़्यादा बनती है। इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 करके आपको सारी भजिया आपको बताऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बस यही था ना आज का हमारी इफ्तारी में हमने ये बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। और इंशाल्लाह और भी मेरे पास में और भी रेसिपीज़ है, मैं आपको शेयर करती रहूँगी एक के बाद एक। और तो बस यहाँ पर हमारा डिनर, मतलब हमारा नहीं, मतलब मेरे बच्चों का डिनर हो रहा था। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था ना कि मेरे हस्बैंड चले जाते हैं नमाज़ में, तरावी में, मैं उसके बाद में डिनर करती हूँ, मैं बच्चों को पहले करा देती हूँ। तो बस यहाँ पर ना बच्चों को मैंने कराया था, और आज मैंने डिनर में बनाया था चिकन की बिरयानी। उसकी भी मैंने रेसिपी शूट की हुई है, इंशाल्लाह वो भी आपसे जल्दी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मोहम्मद मैंने यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ रही थी, मैंने इनको, वैसे अक्सर ना मोहम्मद मेरे हाथ से ही खाना खाता है, तो बस मैं कुरान शरीफ पढ़ी थी। मुझे ये होता है कि ना जब तक वो नमाज़ पढ़ रहे होते, क्योंकि वो तो काफ़ी लेट आते हैं, वो 9 बजे 8:30 बजे जाते हैं, और 11 बजे तक आते हैं नमाज़ पढ़ के, तो ना उस बीच में मेरी तरावी हो जाती है। तो फिर मैं सोचती जब तक वो आ रहे होते तब तक मेरा एक आध से पारा और हो जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब जितनी जल्दी और मैं पढ़ लूँ, जितना पढ़ सकूँ उतना अच्छा है। रमज़ान में ज़्यादातर यही होता है कि जितनी इबादत करी जा सके, जितनी तिलावत आप कर सकते हो, जितनी आप तस्बीह वगैरह, जितने ज़िक्र व अज़कार आप कर सको, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप करो। तो बस मेरा इरादा ये रहता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितना पढ़ सकूँ उतना मैं पढ़ लूँ। तो मैं इसलिए ना बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करती रहती हूँ, जो चीज़ें मैं ना करूँ, मतलब उसके बदले में मैं कुरान शरीफ पढ़ लूँ या मैं तस्बीह पढ़ लूँ। तो इसलिए तब से ना मैं मोहम्मद को ना रात में जब खाना देती हूँ ना, मैं जब, क्योंकि मैं कुरान शरीफ पढ़ रही होती है, तो मैंने मोहम्मद को हमेशा, मतलब मैं मोहम्मद को दे देती हूँ खाना कि तुम अपने हाथ से खाओ, थोड़ा सा वो खाना भी सीखेगा। तो माशाल्लाह इतने अच्छे से खाना खाने लगा है, और बहुत शौक से खाता है। मतलब मैं सामने बैठी रहती हूँ ना, तो मैं ध्यान भी देती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं दे के छोड़ देती हूँ कि चलो फिर बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा है उसका नहीं पता, बट मैं अपने सामने बिठाकर वो खा रहा होता है, मैं देख रही होती हूँ। और इनकेस अगर वो ठीक से खाता नहीं ना, तो फिर मैं उसको अपने हाथ से खिलाती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर के लिए तिलावत बंद कर देती हूँ, और पहले मोहम्मद को खाना खिलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर से अपनी तिलावत कंटिन्यू करती हूँ।
तो बस यहाँ पर देखिए खाना वगैरह हमारा मतलब फिर बाद में ये बहुत काफ़ी लेट की बात है ये ना। हम मेरे ख्याल से बच्चे भी सो गए थे, 1 बजे के आसपास की बात है। और अब्बू ना फिरनी और मालपुआ लेकर आए थे, और वो भी और खाजा मिठाई जो होती है ना वो भी लेकर आए थे, और वो भी ना सुलेमान उस्मान की। अब्बू हर साल जाते हैं, मतलब उनके वहाँ ना दुआ कराने के लिए जाते हैं, वहाँ पर कुरान शरीफ पूरा होता है ना, तो वो अब्बू को इनवाइट करते हैं। सुलेमान उस्मान वाले ना अब्बू के दोस्त हैं, तो हमेशा जब भी उनके वहाँ कुरान पूरा होता है ना तो वो बुलाते हैं और अब्बू से दुआ वगैरह कराते हैं। तो अब्बू ना वहाँ से जब आते हैं ना तो आते वक्त फिरनी और ये मालपुआ वगैरह, अगर आप मुंबई से हो तो आपको बहुत बेटर तरीके से पता होगा सुलेमान उस्मान मिठाई वाले के बारे में, और उनकी मिठाई के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और स्पेशली रमज़ान में मालपुआ और ये फिरनी वगैरह तो इतनी फेमस है, और मतलब इसके लिए वहाँ पर इतनी लंबी लाइनें होती ना सच में मुंबई में, इतना रश होता है। और मतलब ये स्पेशली मालपुए के लिए ना तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हमारे एरिया में भी कई जगह पर मालपुआ बनता है सच में, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर इतनी रश रहती है, उनको लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े रहे। यहाँ देखिए शहरी में भी बहुत लोग बेच रहे होते हैं ना, तो शहरी के टाइम पर भी ना अच्छी खासी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है मालपुआ खाने के लिए, क्योंकि वाकई में बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद, मुझे पर्सनली मालपुआ बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगता भी है। हालांकि मेरे घर में बहुत कम लोग खाते हैं, बट लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और घी में बना हुआ हो तो फिर तो और उसकी बात ही कुछ और हो जाती है, तो सच में। और सुलेमान उस्मान वाले की मिठाई ज़्यादातर सारी ही देसी घी की होती है, और इतनी ज़बरदस्त होती है, मज़ा आ जाता है खा के सच में। और बहुत पुरानी शॉप है इनकी, बहुत पुराने हैं ये लोग यहाँ पर मिठाई के, मतलब इनका तो नाम है यहाँ पर सुलेमान उस्मान। आप अगर आप नहीं जानते तो आप सर्च कर सकते हो इनके बारे में। तो यहाँ पर इनकी मिठाई वगैरह, इनका हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत फेमस है। तो ना अब्बू आए थे लेकर आए थे हर साल, मतलब रमज़ान में ना जब भी कुरान शरीफ पूरा होता है अब्बू जाते ज़रूर है, और ये मिठाई हमारे घर में हर साल रमज़ान में आनी ज़रूर है। और तो बस हम लोग हर साल रमज़ान में इसका मज़ा लेते हैं, वाकई में मज़ा आ जाता है। ये भी एक ना हमारे घर में एक ट्रेडिशन सा बन गया है, क्योंकि हर साल अब्बू को जाना ही होता है वहाँ पर, अब्बू जाते ज़रूर है। फिर वहाँ से ना अब्बू बहुत सारी मिठाई लेकर आते हैं, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी लेकर आते हैं। बट स्पेशली रमज़ान के सीज़न में, मतलब रमज़ान में यहाँ पर जो चीज़ें खाई जाती है वो यही है, फिरनी मालपुआ ये सब कुछ ना, मतलब बोलते हैं ना एक सीज़नल चीज़ चल रही होती, तो वो सीज़नल टाइप ना यही है यहाँ पर रमज़ान में। मालपुआ फिरनी विरनी ये सब बहुत ही ज़्यादा शौक़ से लोग खाते हैं, और बिकता बहुत ज़्यादा है। तो ना ये हमारे घर में आना ही आना है, और ये हम मुझे पर्सनली खाना ही खाना है। अब्बू और मैं हम दोनों ही बड़े शौक़ से खाते हैं इसको। और फिर सच में ना ये मतलब ये तो मैं खैर पहले की क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, उसके नेक्स्ट डे मेरा भाई भी लेकर आया था। मतलब मैंने कहा था कि मुझे मालपुआ खाना है, मैंने कहा मुझे ला कर दो, तो अब्बू भी लेकर आ गए, फिर मेरा भाई भी लेकर आया। मतलब दोनों ही मेरे लिए मालपुआ लेकर, पहले अब्बू लेकर आया फिर बाद में भाई लेकर आया, तो मैंने दोनों का मालपुआ खूब मज़े से खाया, मुझे बहुत मज़ा आया खाकर। तो बस रमज़ान में जितना मर्ज़ी आप कर लो कि आप कम खाएँ या फिर अवॉइड कर लो बहुत सारी चीज़ें कि हम ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे। मतलब हम रमज़ान से पहले हम बहुत चीज़ें डाइट के हिसाब, मतलब हेल्थ के हिसाब से, सॉरी, कि हम हेल्थ कॉन्शियस हो के हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे थे ना, कि हमने इस बार रमज़ान में इन चीज़ों को अवॉइड करना है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है, पर कुछ अवॉइड नहीं होता। बट जब सामने होता है ना फिर सारी चीज़ें खाई जाती। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खाना रमज़ान में ही खाया जाता है। पूरे साल को कंपेयर करो तो अच्छे अच्छे खाने ज़्यादातर हम रमज़ान में ही बनाते हैं और खाते भी हैं। बट फिर भी अल्लाह का इतना शुक्र होता है, इतनी वो एहसान होता है अल्लाह का, कि उतना सब खाकर भी ना रमज़ान में कभी वेट नहीं बढ़ता। मतलब हमारा तो खैर नहीं बढ़ता सीरियसली, मतलब जितने खाने हम रमज़ान में खाते हैं, अगर आम दिनों में खाने लगे ना तो हम पता नहीं कितने मोटे हो जाएं, बट लेकिन रमज़ान में कभी हमारा वेट बढ़ता नहीं है। तो ये भी एक अल्लाह का एहसान है, ये भी एक अल्लाह की नेमत है हर इंसान के लिए। तो बस कुछ इस तरीके से हमारे रमज़ान बीत रहे हैं। आपके कैसे बीत रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। देखिए हमारे यहाँ कितना रश हो जाता है, अक्सर कभी भी इतना ट्रैफिक हो जाता है, पता ही नहीं कहाँ से एकदम से इतना ट्रैफिक लग जाता है, बहुत लोग एकदम भीड़ हो जाती है, और काफ़ी बस ना चारों तरफ से बस हॉर्न ही हॉर्न सुनाई दे रहे होते हैं। तो बस चलिए इसी के साथ में ना इस व्लॉग को मैं यहाँ पर कर देती हूँ एंड आपसे फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ में। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। और मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ और भी शूट करके रखी हुई है, इंशाल्लाह आपको आपके साथ में 1 बाय 1 शेयर करूँगी। बस रमज़ान के हिसाब से थोड़ा सा टाइमिंग ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा सा मौका नहीं मिलता वीडियो एडिट करने का, तो इस वजह से थोड़ा सा एक आध दिन में लेट अपलोड कर रही हूँ। बट आप लोग बने रहें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें।